दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और खूनी पटाखे। ये कुर्कबांड ई कॉमिक्स है। एक्शन, जासूसी और कॉमेडी होती है इसकी। तो पढ़ते हैं कुर्कबांड और खूनी पटाखे। एक दिन कुर्कबांड अपने एक मित्र से मिलने शंकरगढ़ जा रहा था। उफ, कितना खतरनाक रास्ता है। जरा सी असावधानी का अर्थ है मौत। तभी सर, अबे ओ सूरदास की औलाद। बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। धाड़, उफ। रगड़ लगते उसके मुंह से गालियों की बौछार होने लगी। अबे सालो, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूं मैं। क्यों मेरे माँ बाप को निसंतान करना चाहते हो? अबे गुस्से में कुर्बान ने न जाने क्या क्या और बकता कि एक आंख वह चौंक पड़ा। अरे ये क्या? टेट टेट, तर तर तर। लगता ही है नीली वैन वाले ब्राउन रंग की एम्बेसडर कार वाले को मारना चाहते हैं। लेकिन क्यों? कौन है ये लोग? तभी एक बार पुनः गोलियों की बौछार हुई। टेट टेट, तर तर तर। अगले पल एम्बेसडर का एक आंख सड़क पर लहराई। उफ। और फिर नहीं, वो मारा। उफ। नीली वैन तुरंत घटना स्थल के करीब पहुंचकर रुकी और जग्गू, वो देख कार नीचे खाई की ओर लुढ़क रही है। हाँ, खड़ खड़। तभी लुढ़कती हुई एम्बेसडर में आग लग गई और एक भयानक धमाके के साथ उसके परगच्चे उठ गए। पटाख। खेल खत्म, आओ चले। चलो। नहीं, पहले पूरी तरह तसल्ली कर लें। लेकिन जब उस एम्बेसडर के परखच्चे उड़ चुके हैं तो फिर तसल्ली की क्या जरूरत है? जरूरत है डैनी। क्या तुमने फिल्मों में ऐसे दृश्य नहीं देखे जब किसी हीरो को कार समेत खाई में लुढ़काया जा गया हो और वह लुढ़कती कार से छिटक कर खाई की दीवार में उगी झाड़ियों में फंस गया हो? और बस करो जग्गू भाई, फिल्मों में और यथार्थ में बहुत अंतर होता है। फिर भी जैक्सन खाई में उतर कर देख देख लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है उससे रामजादे ने लुढ़ की कार से वह कैमरा कहीं बाहर उछाल दिया हो और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वह कैमरा पुलिस के हाथ लग जाने से हम सबकी मौत का कारण बन जाए। प्यारो, प्यारो, किसी को जहन्नुम रसीद करके अपनी मौत से भला क्यों डरते हो? अबे ओ शुतुरमुर्ग की औलाद, अपनी भलाई चाहता है तो भाग जाए यहाँ से, वरना हम तुम्हें भी जहन्नुम पहुंचा देंगे, समझे? समझा प्यारे कागजी बादाम। लेकिन मेरे यहाँ से जाने से पहले तुम मुझे उसका नाम तो बता दो, ताकि मैं किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर उसकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास कर सकूं। तभी उनमें से एक गुंडा भयानक अंदाज में उसकी ओर बढ़ता हुआ बोला। तो तू ऐसे नहीं मानेगा? ऐसे क्या? मैं उस मरने वाले का नाम जाने बिना कैसे भी नहीं मानूंगा, प्यारे प्याज के छिलके। लेकिन तभी बचाओ। किया सिगरी। अरे वह तो भी जिंदा है। हाँ, मैंने कहा नहीं था कि पूरी तरह तसल्ली कर ले। अरे कोई है? तुम ठीक कहते थे जग्गू। जब बॉस को पता लगता कि हमारी गलती के कारण उसकी जान पर आ पड़ी है तो हम सबको बहुत ही भयानक मौत मारता। हाँ, लेकिन अब इसकी मौत की गारंटी हो जाएगी। कहने के साथ ही जग्गू ने अपनी जेब जेब से रिवॉल्वर निकाली और जैसे उसने फायर करना चाहा, तड़ाक। उफ। बड़े शर्म की बात है प्यारे कि तुम कुर्बान चेल ऑफ जो जेम्स बॉन्ड की मौजूदगी में एक इंसान की हत्या करने जा रहे थे। रामजादे, अभी बताता हूँ तुझे सोए। देखते क्या हो, खत्म कर दो साले को। फिर एकाकी चारों कुर्बान की ओर लपके। या याहू। लेकिन कुर्बान सतर्क था। भीषम, तड़ाक, आई आह, तड़ाक आह। नहीं आई। अपने एक साथी को इस तरह मौत के मुंह में जाते देख एक पल के लिए तीनों गुंडे सहम गए थे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद जग्गू नाम का गुंडा दांत पीसता हुआ वैन की ओर लपका। रामजादे, अभी मजा चखाता हूं तुझे। तभी डैनी और दिलावर ने उसे असावधान समझकर उस पर छलांग लगा दी। हुआ। लेकिन यह उनकी भूल थी। अरे भाइयों, इस तरह नाराज होके मत जाओ, बचाओ। कुर्कवान जग्गू की तरफ से भी लापरवाह नहीं हुआ था। जमीन पर गिरते उसके हाथ से जग्गू वाला रिवॉल्वर टकराया। टेट टेट। अगले पल उसने उसने जमीन पर पड़े जग्गू के रिवॉल्वर की और छलांग लगाई और फिर धाए आई। जग्गू अपना सीना पकड़े जमीन पर जा गिरा। हाय तड़ाक, तुम। अब मुझे इनके शिकारी की खबर लेनी चाहिए। अगले ही पल और इधर वैन के पास। मुझे तुरंत यह सूचना बॉस तक पहुंचानी होगी। उफ। कुछ ही क्षण बाद। हेलो बॉस, मैं जग्गू बोल रहा हूँ। जॉनी जिंदा है और क्या जग्गू? जो भी कह रहा है जल्दी कहो।
जग्गू अपनी बॉस को टूटती हुई सांसों के मध्य पूरी घटना बयान करता हुआ बोला। बॉस सिक्स, अब शायद मेरी जिंदगी का आखिरी क्षण है। मैं जग्गू, जल्दी से ये बताओ कि तुम बोल कहाँ से रहे हो। शंकरगढ़ रो का 80वां मील हित। ओह, लगता है जग्गू के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। अगले पल, कुछ ही क्षण बाद, यस बॉस। जैकी, तुम कुछ साथियों के साथ शंकर शंकर रोड के 80वें मील पर जाओ। और फिर वह अपने सामने खड़े जैकी को जल्दी जल्दी कुछ अन्य निर्देश देने लगा। उधर कुर्कबान खाई में उगी उन झाड़ियों तक पहुंचा जहां जॉनी नाम का गुंडा एक हाथ से झाड़ी को पकड़े गहरी गहरी सांसें ले रहा था। हफ हफ, अरे यह तो बुरी तरह घायल है। आओ प्यारेलाल, कब तक यूं ही खड़े झूला झूलते रहोगे। तो कौन हो तुम? अपना दोस्त समझो, और चूंकि तुम्हारे सिर से मौत का साया टल चुका है, अतः ऊपर पहुंचने की कोशिश करो। नहीं, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। मुझे पीठ में 2 गोलियां लगी हैं और मेरे प्राण शायद अब तक इसलिए अटके हुए हैं ताकि मरने से पहले मैं अपने देश के कुछ काम आ सकूं। सुनो दोस्त, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। तो फिर दो नपेरे, ये जो मेरी जान के पीछे पड़े हुए थे, बिग बॉस के आदमी थे। बिग बॉस? हाँ, आज से पहले मैं भी उसी बिग बॉस के लिए काम किया करता था। लेकिन प्यारेलाल, तुम्हारा यह बिग बॉस है किस खेत की मूली? बिग बॉस, जिसे आज तक मैं सिर्फ एक स्मगलर समझकर उसके साथ काम करता रहा था, वह वास्तव में देशद्रोही भी है। उसकी असलियत आज मुझे उस समय मालूम हुई जब पड़ोसी दुश्मन देश का एक एजेंट उसके पास आया। और बिग बॉस, मौत तो मैंने तुम तक पहुंचा दी है। अब इसे अपने देशवासियों में तुम्हें किस तरह बांटना है, यह तुम जानो। तुम्हारे देश से भेजी गई मौत अपने देशवासियों को मुझे किस तरह बांटनी है, यह मैं तुम्हारे कमांडर को वायरलेस पर पहले ही बता चुका हूँ। ओके, अब मैं चलता हूँ। हमारे देशवासियों में बंटवाने के लिए आखिर यह कौन सी मौत लाया है? उस विदेशी एजेंट के वहां से जाने के बाद मैंने बिग बॉस से पूछा, बॉस यह सकुरा क्या कह रहा था? जॉनी, पहले तुम गैंग के सारे सदस्यों को यहाँ बुला लो। ओके बॉस। फिर कुछ ही देर बाद, साथियों, तुम्हें याद होगा 4-5 दिन पहले मैंने तुमसे कहा था कि आने वाली दिवाली को मैं तुम लोगों में ऐसी खुशियां बांटूंगा कि तुम लोग वाह वाह कर उठोगे। हाँ, हमें याद है। लेकिन बॉस, आपने यह नहीं बताया कि हमें बांटी जाने वाली खुशियां किस रूप में होंगी। मैं दिवाली पर तुम सबको 50-50 हजार रुपए बतौर इनाम दूंगा। 50-50 हजार रुपए? लेकिन बॉस, इस 50 हजार रुपए के इनाम को पाने के लिए हमें करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, बस एक मामूली सा काम करना तुम लोगों को। 50 हजार रुपये के लिए तो हम एक क्या कई काम कर सकते हैं बॉस। तो सुनो, हमारे पड़ोसी देश से मेरे पास काफी मात्रा में खूनी पटाखे आए हैं। तुम लोगों को दीपावली के दिन उन पटाखों की बिक्री बिक्री बहुत ही कम कीमत पर पूरे शहर में करनी है। देखने में तो पटाखे साधारण पटाखों जैसे होंगे, लेकिन वास्तव में जब वो पटाखे छुटाए जाएंगे तो आसपास के लगभग 10 गज के घेरे में तबाही सी मच जाएगी। क्या? और इस तरह दीपावली की खुशियों वाली रात मातम वाली रात होगी। हा हा हा। बिग बॉस की योजना सुनकर एक पल के लिए तो मैं सत्य की इसी हालत में खड़ा रहा, और फिर अगले ही पल मेरी कल्पना में एक भयानक दृश्य उभरा। आहा, भैया पटाखा छुटाने जा रहा है। संजू बेटे, पटाखे में आग लगाती भाग आना। जी पिताजी। फिर मुझे कल्पना में मेरे बच्चों के चीथड़े उठते दिखाई दिए। आई बड़ाम नहीं। और मेरे मुंह से चीख निकल गई, नहीं। अरे जॉनी को क्या हुआ? जॉनी, है तुम्हें एकाक क्या हो गया है? कुछ नहीं बॉस। और तब मैंने मन ही मन निर्णय लिया, रामजादे देशद्रोही, मैं तेरे घिनौने उद्देश्य में तुझे कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं आज ही पुलिस कमिश्नर को तेरे षड्यंत्र से अवगत कराऊंगा और गैंग के सारे सदस्यों और खूनी पटाखों के साथ तुझे गिरफ्तार करा दूंगा। तभी एकाक मुझे अपने गले में पड़े लॉकेट रूपी ऑटोमेटिक कैमरे का ख्याल आया। अतः शीघ्र ही मैंने उससे उसे शर्ट के ऊपर किया और साथ ही उसको ऑन भी कर दिया। खट। अब इस बिग बॉस के अड्डे और गैंग के सभी सदस्यों के चित्र इस कैमरे में होंगे। मौका मिलते ही यह कैमरा और एक पत्थर मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा दूंगा और साथ ही अपने परिवार सहित यह शहर छोड़ दूंगा। फिर पुलिस खुद इस कैमरे द्वारा लिए गए चित्रों की शिनाख्त के आधार पर इस अड्डे तक पहुंच जाएगी। लेकिन बिग बॉस शायद उस लॉकेट रूपी कैमरे की असलियत जानता था।
क्योंकि जैसे उसकी नजर उस लॉकेट पर पड़ी थी वह चौंका था। जॉनी, तुम्हारे गले में पड़ा लॉकेट मुझे दिखाओ। बॉस, यह तो एक साधारण सा लॉकेट है। जॉनी, मैं कहता हूँ यह लॉकेट मुझे दिखाओ। देशद्रोही, मैं यह लॉकेट तुझे नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर को दूंगा। कहने के साथ ही मैं दरवाजे की ओर भागा। कालिया, सुफा, सुल्तान, सब मिलकर पकड़ो इस हरामजादे को, यह भागने न पाए। अगले पल बिग बॉस के आदमी मेरी ओर लपके, लेकिन तब तक मैं हॉल के दरवाजे को पार कर चुका था। बाहर निकलते मैंने हॉल का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब मुझे जल्द से जल्द पुलिस कमिश्नर तक पहुंचना होगा। लेकिन जैसे मैं कोठी से निकलकर कंपाउंड में खड़ी बॉस की ब्राउन कलर की एम्बेसडर कार तक पहुंचा। जग्गू, रोको उस रामजादे को। उसका या उसके गले में पड़े लॉकेट का पुलिस के हाथ लगने का मतलब होगा हम सबकी बर्बादी। उफ, भागो। अगले पल मैंने कार स्टार्ट की और एक्सीलेटर दबा दिया। रामजादा गद्दार, रेटेड, धड़ाम। लेकिन अभी मैं कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि रेटेड, और लगता है ये यमदूत मुझे पुलिस हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचने देंगे। फिर अपनी जान बचाने के चक्कर में मैं बिग बॉस के आदमियों से बचाता इस सुनसान रोड पर चला आया। अब जल्दी से मुझे अपने बिग बॉस के अड्डे का पता भी बता दो। बिग बॉस के अड्डे तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें इस कैमरे में मौजूद चित्रों द्वारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्त, मुझसे वादा करो कि तुम देशद्रोही बिग बॉस को उसके भयानक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दोगे। इट्स हाँ जॉनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। धन्यवाद दोस्त। और अपने शब्द पूरे करने से पहले ही जॉनी के हाथों से झाड़ियों की पकड़ छूट चुकी थी। कुर्कबंड भारी मन से खाई के ऊपर की ओर चढ़ने लगा। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे जॉनी, मरने से पहले तुमने वाकई बड़ा पुण्य का काम किया है। फिर कुछ ही देर बाद, अब मुझे शंकरगढ़ वाला प्रोग्राम कैंसिल कर वापस चलना चाहिए, ताकि पटाखा अंकल से मिलकर कथित बिग बॉस के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की योजना बनाई जा सके। फिर जैसे उसकी मोटरसाइकिल आगे बढ़ी, भड़ाक, उफ। सड़क पर गिरते कुर्कबांड के मस्तिष्क में एक ही शब्द गूंजा था, खतरा। और इसी के साथ करवट बदलते हुए उसने वह स्थान छोड़ दिया था। तुरंत तक, उफ। कुछ ही क्षण बाद वैन कोर्ट में पहुंचकर उसने जेब से जग्गू वाला रिवॉल्वर निकाल लिया। आओ प्यारे, अब देखता हूं तुम लोग कितने गहरे पानी में हो। तभी, ये तुम जो कोई भी हो, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अगले पल धोएं आई। बिग बॉस के चमचों, कुर्कबान दी ग्रेट को इतना कमजोर मत समझो कि वह डर कर आत्मसमर्पण कर देगा। कुर्कबांड, यानी यह शहर का मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्कबांड है। हम जासूस की दुम अभी मचा चखाता हूं तुझे। अगले पल, अगले क्षण कुर्कबांड ने वह हथगोला हवा में ही कैच किया। और लो प्यारे, तुम्हारी वस्तु तुम्हें मुबारक हो। अगले क्षण उस वैन के परखच्चे उड़ गए, लेकिन परखच्चे उड़ने से पहले जैकी नाम का गुंडा बाहर छलांग लगा चुका था। भड़ाम, वो मारा। अगले पल जैकी सड़क से जा टकराया। धड़ाक, उफ। उधर सड़क पे बीचों बीच पड़ी अपनी मोटरसाइकिल को कुर्कबान ने सीधा किया और स्टार्ट करके शहर की ओर उड़ चला। ओह, निकल गया कमबख्त। पट पट पट। इधर जैकी पहले से खड़ी नीले रंग की वैन की ओर बढ़ा। मुझे इस वैन में लगे वायरलेस द्वारा बॉस को पूरी घटना से अवगत कराना चाहिए। और अगले पल, बॉस, शहर का मशहूर प्राइवेट जासूस कुर्कबांड शायद जोनी से आपके बारे में पूरी जानकारी लेने में कामयाब हो गया है। क्या बकते हो तुमने उसे खत्म क्यों नहीं किया? वो बॉस सेटअप, तुम सब निकम्मे हो। मैं तुमसे फिर निपटूंगा, पहले तुम यह बताओ कि वो जासूस का बच्चा कहाँ है? बॉस, इस समय वो शहर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, उस जासूस की दुम को मैं देखता हूँ। इधर शहर पहुंचकर कुर्बान सबसे पहले कलर लैब में पहुंचा। फ्रेम भाई, येलो कैमरा, और जितनी जल्दी संभव हो सके इसकी फिल्म डेवलप करके मुझे प्रिंट तैयार करके दो। ठीक है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे सामने प्रिंट तैयार करूंगा। डार्क रूम में पहुंचकर उसने जैसे फिल्म धुलाई करके बल्ब की रोशनी में चेक की। रही है क्या बॉन्ड भाई? यह फिल्म तो बिल्कुल कोरी है। यह क्या कह रहे हो प्रेम? भला ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है।
फिर जिसने अभी इस ऑटोमेटिक कैमरे को ऑन किया होगा वह जल्दबाजी में कैमरे के लेंस पर चढ़ा सेफ्टी कैप हटाना भूल गया होगा। अतः इस ऑटोमेटिक कैमरे में रील तो चलती रही लेकिन सीन नहीं आ पाई। और यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई प्रेम भाई। फिर थोड़ी देर बाद वह जब लैब से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर गहरी चिंता के लक्षण थे। उफ, अब क्या होगा? एक खतरनाक अपराधी की पूरी योजना मेरे सामने है, लेकिन उस तक पहुंचूं कैसे? और यदि समय रहते बिग बॉस के षड्यंत्र को विफल नहीं किया गया तो दीपावली की रात मातम की रात बन जाएगी। पूरे शहर में लोग अपने अपने घरों में जलते दीप बुझाकर अपने परिवारजनों की चिताओं को अग्नि देने की तैयारियां करने लगेंगे। हे भगवान, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। यह सब सोचते सोचते वह अपने ऑफिस तक पहुंच गया। अरे यह क्या, ऑफिस का दरवाजा तो खुला हुआ है। और जैसे उसने अपने ऑफिस के अंदर कदम रखा, धड़ाक, उफ! अगले पल वह ऑफिस के फर्श पर चारों खाने चित पड़ा था। जासूसी धूम लाओ, वह कैमरा कहाँ है जो जोनी ने तुम्हें दिया था? बोलो कहाँ है वह कैमरा? मुझे नहीं मालूम। आह हरामजादे, फटाक! सीधी तरह बता दे कि वह कैमरा कहाँ है, वरना मार मार कर खाल में भूसा भर देंगे। मैंने एक बार कह दिया ना कि मुझे किसी कैमरे वैमरे के बारे में मालूम नहीं है। सुअर की औलाद, तू ऐसे नहीं मानेगा। सूफा सुल्तान जैकब, जो मारो साले को। और तब तक मारो जब तक कि यह कैमरे के विषय में सब कुछ बताने को तैयार न हो जाए। अगले पल फटाक फटाक शुम, आई हा हा हा, आए। और फिर जल्दी। अरे यह क्या, यह तो बेहोश हो गया। कालिया, मेरे ख्याल से तो अब इसे गोली मार देनी चाहिए। नहीं, जो बॉस का आदेश है कि इसे कैमरा अपने कब्जे में करने के बाद इसे मारना है। तो क्या हमें इसके होश में आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? नहीं, हम इसे अड्डे पर लिए चलते हैं। अब वहीं बिग बॉस के सामने ही इससे कैमरे के विषय में पूछताछ करेंगे। लेकिन कालिया, इसे अड्डे ले चलने से पहले ही इसकी तलाशी तो ले लो। हो सकता है कैमरा में इसकी जेब से बरामद हो जाए। अगले पल लेकिन उनके हाथ में निराशा ही लगी थी। तभी अब तुम सामने सड़क पर पार खड़ी अपनी वैन इस दरवाजे तक ले आओ ताकि इसे उठाकर उसमें लादा जा सके। ओके, मैं अभी लाता हूँ। और सुल्तान, तुम इस नायलॉन की रस्सी से इसके हाथ पैर मजबूती से बांध दो ताकि यदि इसे रास्ते में ही होश आ जाए तो यह कोई शरारत न करने पाए। ओके। फिर जब तक सुल्तान ने कुर्कमांड की मुस्कें कसी तब तक जो काले रंग की वैन को कुर्कमांड के ऑफिस के दरवाजे तक ले आया था। जल्दी करो, वैन दरवाजे पर खड़ी है। अगले ही क्षण, जल्दी करो सुल्तान। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ, यह लोग तो बॉन्ड भैया का अपहरण कर रहे हैं। फिर मोटू के देखते देखते काली वैन ऑफिस के गेट से बाहर निकली, सर सराट। और मुझे इस वैन का पीछा करना चाहिए। अगले पल वह ऑफिस के कंपाउंड में खड़ी कुर्बान की मोटरसाइकिल की ओर लपका। और फिर जल्दी उसने एक और बढ़ रही काली वैन को पा लिया और सावधानी पूर्वक उसका पीछा करने लगा। पता नहीं क्या चक्कर है, ये काली वैन वाले लोग कौन है और इन्होंने बॉन्ड भैया का अपहरण क्यों किया है? सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि बॉन्ड भैया सुबह से घर से शंकरगढ़ जाने के लिए निकले थे। फिर ये ऑफिस में क्यों और कैसे पहुंचे? इस तरह के कई प्रश्न मोटू के जहन में चकरा रहे थे। और उसकी सोचों को झटका तब लगा जब वह काले रंग की वैन नॉर्थ शोर के इलाके में स्थित एक भव्य कोठी के अंदर प्रविष्ट हुई। फिर उस कोठी से थोड़ा आगे निकलकर मोटू ने मोटरसाइकिल रोकी। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या बॉन्ड भैया की मदद के लिए कोठी में प्रविष्ट होना चाहिए? जल्दी उसने कोई निर्णय लिया और सामने थोड़ी दूर पर सड़क पार दिखाई दे रहे टेलीफोन बूथ की ओर बढ़ गया। यह ठीक रहेगा। संबंध मिलते ही, फटाका अंकल, मुझे बॉन्ड भैया की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। आप तुरंत ही नॉर्थ शोर लेन नंबर 6 कोठी नंबर 3 में पहुंचे। मैं लेन के बाहर खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है मोटू, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। कुछ ही देर बाद, मोटू, कोठी नंबर 3 कौन सी है? वो सामने वाली। इधर कालिया और उसके साथी बेहोश कुर्बान को लेकर बिग बॉस के सामने पहुंचे थे। उनसे पूरी बात विस्तार से जानने के बाद, इस जासूस के बच्चे को तुरंत ही टॉर्चर रूम में ले जाओ और इसके बंधन खोलकर इसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाओ
मैं भी आता हूँ। ओके बॉस। टॉर्चर रूम में पहुंचकर कालिया ने जैसे कुर्बान के बंधन खोले, धड़ाक आई। अरे इसे तो होश आ गया है। अबे मूर्खों, में बेहोश हुआ ही कब था। वो तो बिग बॉस के अड्डे तक पहुंचने के लिए मैंने नाटक किया था। क्या? तो इसका मतलब तुम शुरू से बेहोश नहीं थे? नहीं। वैसे बिग बॉस तक पहुंचाने के लिए मैं तुम लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और तुम्हारे यहाँ तक पहुंचने के लिए भी मैं भी तुम्हारा आभारी हूँ, जासूस की तुम। अगले क्षण। अब बताओ, वह कैमरा कहाँ जो जोनी ने तुम्हें दिया था, सर? पहले उस कैमरे को तो गोली मारो। और यह बताओ कि वे खूनी पटाखे कहाँ हैं, जिन्हें तुमने दीपावली के दिन पूरे शहर में बेचने की योजना बनाई हुई है। हम। तो इसका मतलब जोनी के बच्चे ने तुम्हें मेरी पूरी योजना से अवगत करा दिया था। अब तुम्हारा जीवित रहना कतई ठीक नहीं है। और इससे पहले कि मैं तुम्हारी मौत का हुक्म अपने साथियों को दूं, यह बताओ कि वह कैमरा कहाँ है। बिग बॉस, कैमरे की बात भूल जाओ। और यह देखो कि मैं आने वाली दिवाली से पहले ही तुम्हारा दिवाला कैसे निकालता हूँ। कहने के साथ ही कुर्बान उछला और अगले पल तड़ाक, उफ। जमीन से टकराते ही बिग बॉस चीख उठा, गोली मार दो रामजादे को। तत्काल ही कालिया और जोजो के हाथ में रिवॉल्वर चमकने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे कुर्बान का निशाना ले पाते, धौएं धौएं, उफ आई। अरे! अगले पल पुलिस, बुरे फंसे मारे गए। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अरे पटाखा अंकल और साथ में मोटू भी। और फिर देखते देखते सबको हथकड़ियां पहना दी गई। पहले मोटू, तुम और पटाखा अंकल यहाँ कैसे पहुंचे? वो बॉन्ड भैया, शंकरगढ़ जाते समय तुमने मुझे ऑफिस पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन पेट में दर्द होने के कारण जब मैं कुछ देरी से ऑफिस पहुंचा तो फिर मोटू ने सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। बिग बॉस को हथकड़ियां पहनाने के बाद जैसे उसके चेहरे से नकाम नोचा गया। ओ सेठ घनश्याम दास, तो यह है आपका असली चेहरा? वाह, क्या कहने हैं। पूरा शहर जिसे दानवीर व धर्मात्मा के रूप में पूजता है, वो दरअसल देश का दुश्मन है। सेठ घनश्याम दास। फिर तलाशी के दौरान पुलिस ने उस कोठी से खूनी पटाखों का एक बहुत बड़ा स्टॉक और ढेर सारा स्मगलिंग का सामान बरामद किया। तो यह है खूनी पटाखे। तो इतना सारा स्मगलिंग का सामान। फिर दूसरे दिन के सभी प्रमुख अखबारों में कुर्बान के इस नए कारनामे की खूब तारीफ हुई। दिवाली पर दिवाला, बिग बॉस योजना विफल कर दी। द ग्रेट जासूस कुर्बान का नया कारनामा। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।